तो हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में। तो आज हम इसको देखेंगे वन शॉट में। ये वन शॉट वीडियो होगा लेकिन पूरे डिटेल में होगा। तो इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो बात करते हैं पहले ही इस चैप्टर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमको आता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है। अगर हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में। तो अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कि आखिर सेल होता क्या है। अगर हम सेल की बात करते हैं कि आखिर सेल होता क्या है, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं सेल में कि द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले अगर जो छोटी इकाई है वो क्या है, सेल है। कह रहा है कि द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शन। कह रहा है कि सेल क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है किसी भी लाइफ का, और ये कैपेबल होता है खुद अकेले किसी भी जीवन को या किसी भी लाइफ को या लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो बात होता है कि आखिर सबसे पहले सेल का खोज किया किसने था और कहाँ किया था। अगर हम सेल की बात करें तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो सबसे पहला ही नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का खोज किया था। और कब किया था, 1665 में, मतलब 1665 में इन्होंने पहले बार सेल को खोजा। और इन्होंने किस में खोजा, थिन सिल्क कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। तो आप नीचे देख रहे होंगे यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया। इस साइंटिस्ट का क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। और इन्होंने सेल को किस में खोजा, तो कॉर्क सेल में खोजा। और जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनी कम की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कैसा दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले। तो सबसे इसमें एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से कि विच साइंटिस्ट डिस्कवर सेल बाय द ऑब्जर्विंग अ थिन सिल्क ऑफ कॉर्क। तो अभी हमने देखा सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने सेल को खोज किया, और उन्होंने सिल्क ऑफ कॉर्क में खोजा था। तो इस सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। अब आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं जहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं। पहले अभी एक साइंटिस्ट की बात करते, पहले हमने क्या देखा, पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल का खोज किया। सेल का खोज किया किसमें किया, तो सिल्क कॉर्क में किया। और उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया सेल का, तो हनी कम की तरह, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया। फिर बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट को। तो कह रहा है कि एंटन लियोन हॉक साहब ने, इन्होंने क्या किया, लेटर एब्जॉर्ब द लिविंग सेल इन पाउंड वाटर। कह रहा है कि जो हमारे एंटन लियोन हॉक साहब थे इन्होंने लिविंग सेल में किया। उन्होंने किस में किया था, तो वो डेड सेल में किए थे। और हमारे जो एंटन लियोन हॉक साहब थे ये लिविंग सेल में किए थे। और ये लिविंग सेल कहाँ से लिए थे, तो पॉन्ड वाटर से लिए थे। तो यहाँ पे देखो लिखा गया एंटन लियोन हॉक कब किए थे, 1670 में इन्होंने पाउंड वाटर में लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग सेल का खोज किया। और इन्होंने डिस्कवर किया था एनिमल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक पॉन्ड के अंदर, देखो ये फिगर दिया गया है, इन्होंने तालाब के अंदर एक लिविंग सेल का खोज किया था। और कब किया था, 1670 में, मतलब 1670 में इन्होंने खोज किया था। और हमारे रॉबर्ट हुक साहब कब किए थे, तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब कब किए थे, तो ये किए थे 1665, मतलब 1665 में। आगे बात करते हैं तो आगे आता है सेल थ्योरी। तो रॉबर्ट हुक साहब आए, सबसे पहले सेल का खोज करके गए। उन्होंने डेड सेल में खोजा था, मतलब डेड पार्टिकल के लिए उन्होंने अपना रिसर्च किया था। लेकिन जब हमारे एंटन लियोन साहब आए
इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया। अब उनके बाद से सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तो खोज करके चले गए, लेकिन सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, द सेल थ्योरी प्रपोज बाय सेल्डन एंड सिचुआन, दो साइंटिस्ट थे, सेल्डन साहब थे और सिचुआन साहब ने, और इन्होंने दोनों ने मिलके लेटर रिफाइंड द रोडाल्ड विचको, और तीसरे साइंटिस्ट कौन है, रोडाल्ड विचको। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलके क्या दिया, सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी की बात करें तो इन्होंने क्या दिया, तो बोला स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ द सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। और इन तीनों ने मिलके, देखो ये दोनों ने दिए थे कि हाँ पुराने ही से इन्होंने बोला था कि एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है। कौन कौन बोले थे, सेल्डन साहब और सिचुआन साहब। और बाद में रुडाल्ड विचको आए, ये वाले रुडाल्ड विचको साहब आए तो इन्होंने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, मतलब ओमनी सेल्ला यूसेल्ला, इन्हें एक टॉपिक मतलब एक शब्द यूज किया था, सेंटेंस ओमनी सेल्ला यूसेल्ला, उसका मतलब होता है कि पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। तो हमारे जो सेल्डन और सिचुआन साहब थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कहीं ना कहीं वो सेल से ही मिलके बने हैं। कह रहा है कि सेल, और इन्होंने बताया कि सेल वो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे स्ट्रक्चर की बात कर ले चाहे फंक्शन की बात कर ले। उसके बाद से जब हमारे रुडाल्ड विचको सामने बोला कि ऑल सेल अराइव द प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, रुडाल्ड विचको सामने बताया कि पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे ऑल द सेल कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, मतलब पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण हुआ है। बाकी ऊपर हमारे मेथैलिक सेल्डन साहब ने 1838, ये भी 1827, ये दोनों लोग एक ही साथ काम कर रहे थे। तो ये काम किए थे किस पे, देखना, सेल्डन साहब हमारे प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, और हमारे सिचुआन साहब जो थे वो एनिमल टिश्यू पे रिसर्च कर रहे थे। लेकिन लास्ट में दोनों की थ्योरी एक ही चीज निकल के आई कि हाँ एक सेल से ही दूसरे सेल का निर्माण होता है। लेकिन अब इन्होंने सेल थ्योरी में क्या दिया, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने बताया सेल्डन और सिचुआन साहब ने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहीं ना कहीं वो सेल से ही बने हुए हैं। फिर उन्होंने दूसरी शब्द क्या बोले, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ये दो बात बोल के ये लोग निकल लिए। रुडाल्ड विचको साहब आए, उन्हीं की बात को दोहरा दिए। उन्होंने कहा कि पुराने सेल से नए सेल का निर्माण होता है, मतलब ओमनी सेल्ला ये सेल्ला, उन्हीं को इन्होंने क्या बोला, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल बोला। अब आगे हम बात करते हैं, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। कह रहा है कि बताइए इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेल थ्योरी में नहीं आता है। तो ठीक है देख लेते हैं। अभी हमने देखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ द सेल, हाँ ये बात हम अभी पढ़ लिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं सेल से ही मिलके बने हैं। फिर दूसरी बात क्या बोला है, सेल आर द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये भी बात सही है कि सेल ही क्या है, वो बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर या फंक्शन शो होता है। फिर उसने ऑल द सेल हैव अ न्यूक्लियस, ये बात कहीं हमने अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है, तो ये बात हमारा क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। फिर देखते हैं ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, हाँ ये बात हमने पढ़ा था, रुडाल्ड विचको सामने कहा था कि पुराने ही सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। तो ये भी बात सही हो गया, और हमारे ऊपर के भी दो बात सही होंगे। तो क्या होगा, सी ऑप्शन जो होगा ये गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कि चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो सेल थ्योरी में मेंशन नहीं किया गया था या नहीं आता है। इतना समझ में आया, आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो अब आता है टाइप ऑफ सेल। अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि सेल को हमने दो भाग में डिवाइड करके रखा है। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर, दूसरा हमारा होता है मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल। क्या होता है, सिंगल सेल। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, वन सेल मतलब सिंगल सेल। कह रहा है कि सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर में कौन कौन आते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो अमीबा होता है और सम बैक्टीरिया होते हैं। सम बैक्टीरिया क्या, सब बैक्टीरिया आ सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके साथ तो याद रखिएगा यूनिसेलुलर में क्या होता है, तो सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल के एग्जाम्पल कौन कौन है, अमीबा है और बैक्टीरिया है और एक्सेट्रा। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मेनी सेल, मतलब यहाँ पे एक सेल से पूरी बॉडी होगी, और यहाँ पे क्या बोला है, मल्टी सेल से मिलके एक बॉडी का निर्माण हुआ होगा। समझ में आया।
तो ऐसे अगर कई सेल मिल के एक बॉडी का निर्माण कर रहे होंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहे होंगे, तो उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे। अगर एक सिंगल सेल से कोई ऑर्गेनिज्म निर्माण मतलब बना होगा, उसके बॉडी के अंदर सारी चीजें एक सिंगल सेल के अंदर हो रही होंगी, तो उससे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इतना समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा मल्टीसेलुलर का? मैन, काऊ, डॉग एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या लिखा गया। कह रहा है कि द टू टाइप ऑफ सेल, कह रहा है कि अब सेल के भी दो टाइप और होते हैं। क्या होता है? एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रो, ये बात याद रखिएगा, अगर आपने फ्री फायर खेला होगा तो फ्री फायर के अंदर ये चीज़ें आपने जरूर सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि प्रो प्लेयर, बच्चे बोलते हैं, वैसे तो हम खेलते नहीं है बट हमने सुना है कि बच्चे क्या बोलते हैं, जो पुराना प्लेयर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रो प्लेयर। तो हम ये प्रो से याद रखेंगे पुराना, क्या याद रखेंगे? पुराना। और यूकैरियोटिक से क्या याद रखना है हमको? न्यू। क्या याद रखना है? न्यू। तो इसे याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? तो जो पुराने सेल थे उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जो मॉडर्न सेल है उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल आर द प्रिमिटिव। पहले याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है? पुराने सेल हैं और इनमें क्या होता है? लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर लें तो कह रहा मोर एडवांस, ये क्या है? न्यू वाले हैं, मोर एडवांस हैं और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है। इतना समझ में आया? प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल, जो प्रिमिटिव वाला सेल रहा है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। और इसमें यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक हमारा मोर एडवांस होता है और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं। इतना समझ में आया? आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो वही बोला है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस कहाँ क्लियर मेंशन हो रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ है, कौन सी चीज़ें कहाँ है। लेकिन इसमें देखो, इसमें पूरा टोटल तरीके से पता चलेगा हाँ यही हमारा न्यूक्लियस है। तो देख ले लो, ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। आगे हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अगर साइज के बिहाफ पे हम बात करें तो जनरली ये स्मॉल होते हैं। कितने कितने तक होते हैं? 1 से लेके 10 इम्यू तक होते हैं। फिर कह रहा है कि न्यूक्लियस रीजन जो होता है, कह रहा है कि नॉट वेल डिफाइंड। कह रहा है कि जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है ये वाला, हम ये वेल डिफाइंड नहीं होता, हम इसमें पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ है। फिर कह रहा है कि नॉट और सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इस पर कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको? तो न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। फिर कह रहा है कि इसका जो क्रोमोसोम होता है कैसा होता है? वो सिंगल होता है। फिर कह रहा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड और सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, इसमें कोई भी चीज़ें मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है। जिसमें एग्जांपल क्या होगा प्रोकैरियोटिक का? बैक्टीरिया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। इतना समझ में आया? तो ब्लू ग्रीन एल्गी सुन के एल्गी मत समझिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरिया है। आगे बात करते हैं। आगे अपना पहला क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या लैक होती है, किस चीज़ की कमी होती है? तो अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द प्रोकैरियोट। कह रहा है कि बताइए, इसमें नीचे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। एक चीज और आप देख लीजिएगा, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि क्यों न्यूक्लियस हो रहा है। हमने अभी देखा कि उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियाइड प्रेजेंट है। ये याद रखिएगा क्यों मैंने उसको आंसर टिक किया था। यहाँ देखिए न्यूक्लियाइड लिखा गया है, ठीक है, और वहाँ पे क्या लिखा गया है? न्यूक्लियस लिखा गया है, इसलिए ये नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। इसमें बोला कि 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें बात देख लेते हैं क्या लिखा है। पहले दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कह रहा है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो पहले ही गलत हो गया। हमने अभी देखा कि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं है। दे आर यूजली लार्ज देन यूकैरियोटिक से, अभी हमने देखा कि ये क्या होता है? स्मॉल होता है। फिर कह रहा है डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, हाँ ये बात सही हो सकता है। फिर कह रहा है कि दे आर द फाउंड ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे बात कर लेते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है यूकैरियोटिक सेल। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें साइज के बिहाफ पे, तो जनरली ये कैसा होता है? लार्ज होता है, 5 से लेके 500 यूएम तक होता है। उसके बाद से बात करें न्यूक्लियर, इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है कह रहा है वेल डिफाइंड होता है, मतलब आप पार्टिकुलर इसको देख सकते हो, और सराउंडेड बाय अ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे सराउंडेड होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कवरिंग होता है। फिर कह रहा है कि इसकी क्रोमोसोम की बात करें तो मोर देन वन, वहाँ पे एक क्रोमोसोम पाया जाता था और यहाँ एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाएंगे। उसके साथ साथ कह रहा है कि ये कैसे होंगे, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। और इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फंजाई होगा, प्लांट होगा, एनिमल सेल होगा, एक्सेट्रा हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अगर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात करें तो सबसे पहली बात आता है सेल साइज। अगर सेल साइज की बात करें तो कह रहा है कि साइज ऑफ द सेल इज द वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि साइज क्या करता है, वेरिएबल मतलब वेरी करता है, अलग अलग शेप में पाया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर कह रहा है कि सम माइक्रोस्कोपिक विल द सम ऑफ द विजिबल विद द नेकेड आई। लेकिन कह रहा है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास माइक्रोस्कोप से हम चाहें तो देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने नेकेड आई मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं उनका कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग प्लांट में ही देख लेते हैं, लीफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग लीफ के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर कह रहा है कि देयर आर साइज में अ द वेरी फॉर्म। कह रहा है कि इनका साइज कैसा हो सकता है, तो कह रहा है 0.2 mm से लेके 18 सेंटीमीटर तक इनका सेल का साइज आप देख सकते हो अलग अलग पार्ट में। फिर कह रहा है कि सेल ऑफ द टिपिकल सेल आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंजिंग ऑफ द रेंज फ्रॉम द 20 to 30 mm। तो कह रहा है कि जो कुछ ऐसे टिपिकल हमारे पास सेल होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं वो कितने साइज में होते हैं, तो 20 से लेके 30 mm तक होते हैं। फिर बात करते हैं द लार्जेस्ट सेल। आप अगर सबसे बड़े सेल की बात करें तो कौन सा सेल होता है, तो ऑस्ट्रिच एग। आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा होगा, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है मतलब एग होता है। कह रहा है कि कितना बड़ा होता है, तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 30 सेंटीमीटर वाइड मतलब चौड़ा होता है, और उसकी वेट कितना होता है 1.4 kg वेट होता है। फिर बात करता है कि लॉन्गेस्ट सेल। अगर हम एक बॉडी के अंदर बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट सेल हमारा क्या होता है, नर्व सेल होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है अगर हम अप टू कितने ml से भी ऊपर हो सकता है, मतलब 1 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे द स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटा सेल क्या होता है, तो फॉर द नॉन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएलओ बोलते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है। और बाबू एक चीज़ और मैं यहाँ पे जान लो, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। ये ऐसा एक बैक्टीरिया के पार्ट में आता है, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। ये शब्द याद रखिएगा, ये आपके नीट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पीपीएलओ का क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। अगर हम कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना होता है, तो कह रहा है देयर आर द ऑकरेंस ऑफ द डिवीजन लेवर विथ द यूकैरियोटिक सेल, दे ऑल गोट ऑफ द सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेन। कह रहा है कि हर एक सेल के अंदर कुछ डिवीजन ऑफ लेवर होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए रखे गए हैं, अलग अलग काम करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देखेंगे, कह रहा है कि इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। कह रहा है कि हर एक ईच ऑफ द परफॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन, जितने ऑर्गेनेल होंगे वो अलग अलग फंक्शन करके दिखाएंगे। फिर कह रहा है कि अलग अलग या फंक्शन करते रहते हैं। फिर कह रहा है द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ऑल सेल। कह रहा है कि उसमें किसी भी सेल के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। वो क्या होता है, तो पहला उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। तो याद रखिएगा, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और दूसरा हमारा क्या बोला है ऊपर सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और साइटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर जो भी चीजें भरी गई हैं सब साइटोप्लाज्म में है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो सेल मेम्ब्रेन हम जानते हैं क्या होता है, द सेल मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल। किसी भी सेल के आउटर जो कवरिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि वो जो सेल मेम्ब्रेन होता है किसी भी सेल का आउटर कवरिंग होता है, कवर मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन होता है बना किसका होता है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। फिर कह रहा है कि और इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है सिलेक्टिव परमेबल। इनका नेचर होता है मतलब ये सबको इंटर नहीं करते हैं, कुछ ही लोगों को ये एंट्री देते हैं सेल के अंदर। फिर कह रहा है कि और ये क्या कराते हैं, तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेल के अंदर। कह रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये किससे पता चला, मतलब कौन
और किससे इसको क्लियर किया गया था कि स्ट्रक्चर का मेन जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है वो कौन सा है, तो सेल मेम्ब्रेन है। तो इसको हमने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू, ये आप पढ़ेंगे 11th में, अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन आ गया अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, याद रखिएगा नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं पाया जाता है। तो हमें मालूम है न्यूक्लियस पाया जाता है, वैक्यूल कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी, लेकिन सेल वॉल, याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है लेकिन सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक की बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन देयर द हायर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। कह रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई भी चीजें आती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जिसमें बोल रहा है कि क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जांपल में याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यही दो ऐसे कंपाउंड है जिसको सेलेक्टिव परमेबल के थ्रू ये पास हो जाते हैं। तो कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, अक्रॉस कर पाता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो याद रखिएगा डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी ज्यादा पार्ट, तो ज्यादा से लेके कम के तरफ अगर जाता है चीजें तो उसी को क्या बोलते हैं, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। कह रहा है कि अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के, तो सेल मेम्ब्रेन को कौन क्रॉस कर पाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रॉस कर पाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस, पहला दिया गया डिफ्यूजन, दूसरा दिया गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा दिया गया है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और चौथा दिया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो तीन चीजें हैं इसमें हमें एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप नेचर में होता है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें हमको एटीपी खर्च करना पड़ता है, मतलब हमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है, बिना एनर्जी का ये काम नहीं हो सकता। लेकिन ये जो तीन प्रोसेस हैं इसमें एनर्जी खर्च हमें नहीं करनी पड़ती है, ये इजीली हो जाता है। जिसमें देखो पहला में दिया गया, देखो ये हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा की तरफ से कहाँ आ रहा है, कम की तरफ आ रहा है, यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है तो क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। फिर अगर फैसिलिटेटेड की बात करेंगे तो फैसिलिटेटेड में कुछ एक पार्टिकुलर रास्ता बना होता है जिसके थ्रू जो हमारे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को देखा था, ये क्या है, ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारा जो दूसरा प्रोसेस है ये भी क्या हुआ, फैसिलिटेटेड प्रोसेस, ये भी, इसमें भी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं, अपने आप ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे बात करें तो ये भी एक, यहाँ से भी इस सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करने की क्षमता रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें भी एनर्जी खर्च नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो इसमें हम एनर्जी खर्च करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक एग्जांपल से समझा जाए तो आपके घर में मोटर लगा होगा, मतलब जिसको आप समर बोलते हो, तो उसमें देखते हो कि जब टंकी में पानी भेजना रहता है, जब टंकी में पानी खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं मोटर को चलाने के लिए, तो पानी ऊपर टंकी में जाता है। लेकिन जब पानी को, टंकी से पानी को जब हम अपने घरों में यूज करते हैं तो हमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, सीधे हम क्या करते हैं, टोटी को ऑन करते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ लगा होता है टैप, उसको ऑन करते हैं और पानी तुरंत निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना, जब हम टैप ऑन करते हैं और पानी अपने आप गिर रहा होता है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा होता है, तो वो क्या होता है, हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस, या उसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। लेकिन अगर जिसमें हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इतना समझ में आया। आगे हम बात करते हैं ऑस्मोसिस इज द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में बात करते हैं कि सिलेक्टिव परमेबल क्या करता है। तो फिर इसमें बात कर लेते हैं कि कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट, कह रहा है कि ऑस्मोसिस क्या है, एक मूवमेंट है, और किसका मूवमेंट है, तो ये वाटर का मूवमेंट है। याद रखिएगा किसका, पानी का आने जाने का मूवमेंट है। कह रहे हैं अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो कह रहा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होता है, तो पानी क्या करता है, सेमी परमेबल को क्रॉस कर पाता है। फिर कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज द सिलेक्टिव process of the nice the membranes does not allow for all molecule passes through it। कह रहा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में किसी भी सारे मॉलिक्यूल्स को परमिशन नहीं दिया जाता है क्रॉस करने के लिए, इसमें केवल और केवल वाटर ही क्रॉस करता है, उसके अलावा और कोई
नहीं कर पाता। लेकिन डिफ्यूजन में भी हमने देखा तो वहाँ पे कौन क्रॉस कर रहा था, तो CO2 और ऑक्सीजन। ये जरूर दिमाग में याद रखिएगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो केवल और केवल जो सिलेक्टिव परमेबल होता है या सेमी परमेबल से कौन क्रॉस कर पाते हैं, तो केवल और केवल वाटर क्रॉस कर पाता है। लेकिन हम डिफ्यूजन की बात करें तो वहाँ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन था, वहाँ पे कौन क्रॉस कर रहे थे, तो CO2 और O2 क्रॉस कर रहे थे। फिर बात करते हैं तो यहाँ पे बोला वाटर इज यूजली ओनली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। कह रहा है कि वाटर ही एक एकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, ओनली फ्री फ्लो मॉलिक्यूल्स होता है जो सेमी परमेबल को क्रॉस कर पाता है बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस। इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं हम कि आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज विच हैव द सेम सॉल्यूट एंड pH कंसंट्रेशन एज द सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखो ऐसे सेंटेंस से नहीं समझ में आया होगा उसको उतना बढ़िया आपको, लेकिन आइए हम नीचे से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या हुआ देखना, आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि पानी जितना बाहर जाता है उतना ही पानी अंदर आता है और सेल की रिजिडिटी बनी रहती है। इतना समझ में आया। तो वही बात बोला है कि विच हैव द सेम सॉल्यूशन, क्या होता है, सेम सॉल्यूशन, और इसमें pH भी जो होता है वो कंसंट्रेट रहता है, और सराउंडिंग बाय द फ्लूइड, जो फ्लूइड होते हैं साइटोप्लाज्म में वो भी दम अपने लेवल पर रहते हैं, उनमें कोई भी कमियां नहीं आती, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। लेकिन अब हाइपोटोनिक की बात कर लें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बोला है, कंटेन द लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखना यहीं पे बोला है लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेट कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लूइड। और कह रहा है कि इसमें बात किया जाए तो जो सराउंडिंग फ्लूइड, तो देखो इसमें कहा है हमारा हाइपोटोनिक, यहाँ पे है देखना, कह रहा है कि बाहर के तरफ देखना क्या बोला है, हमारे यहाँ पे क्या हो, लेसर अमाउंट होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। कह रहा है कि बाहर क्या है, पानी कम है और अंदर पानी ज़्यादा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन देखने के लिए मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कह रहा है द फोर सेल रैप्चर, और क्या होता है इसमें सेल को रैप्चर होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि अंदर क्या है वाटर ज़्यादा है तो ये बस्ट हो सकता है। कह रहा है ड्यू टू द एसेस इनपुट ऑफ वाटर इन द सेल, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया, केवल इसमें अंदर वाटर जा रहा है बाहर नहीं आ रहा है। फिर बात करते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्या होगा, बाहर की तरफ जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ पानी क्या होगा, कम होगा, जिसके वजह से क्या होगा, सेल जो होगा सिंक हो जाएगा। सिंक का मतलब सिकुड़ जाना। तो देखो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर वाटर कम हो जाता है और बाहर वाटर ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, सारे जितने भी सेल के अंदर के पानी होते हैं सब वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर चले जाते हैं सराउंडिंग की तरफ, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो सिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो याद रखिएगा आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि बाहर जितना पानी रहेगा उतना ही अंदर पानी रहेगा सेल के अंदर, इसको हम आइसोटोनिक बोलेंगे। अगर हाइपरटोनिक की बात करेंगे तो हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा कि बाहर वाटर जो होगा कम रहेगा, लेकिन अंदर वाटर क्या होगा, सेल के अंदर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से सेल रैप्चर होने के चांस होंगे। लेकिन अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में सेल के अंदर वाटर कम रहेगा और बाहर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या डिफरेंस होता है। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक में देखो क्या बोला है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैविंग हायर, अंदर के जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ वाला। फिर बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, पानी की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसमें कह रहा है कि सेल स्वेल ऑफ दिस सॉल्यूशन, कह रहा है कि और इससे क्या होगा, सेल फूल जाएगा और ये रैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो एक्सटर्नल ऑफ सॉल्यूशन हैविंग द एक्सटर्नल ऑफ द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज द सेल साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कह रहा है कि जितना सेल बाहर, जितना पानी बाहर रहेगा उतना ही पानी सेल के अंदर भी रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, वो कंसंट्रेट रहेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में हम क्या देखते हैं कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैविंग द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर देन अ सेल। कह रहा है कि सेल के अंदर क्या होगा, तो पानी कम रहेगा, लेकिन सेल के बाहर क्या होगा, पानी
ज़्यादा रहेगा, मतलब सेल से क्या होगा, सारा पानी बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें क्या करेगा, सेल सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन इसमें बात करें तो क्या होगा, इसमें सेल साइज डज नॉट अल्टर, मतलब इसमें जो सेल साइज रहेगा उसमें कोई चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक बार ये देख लीजिएगा, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। इसके तीनों में डिफरेंट क्या होते हैं, ये भी हमने यहाँ देख लिया। आगे बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बोला गया कि इंडोमोसिस क्या बोलते हैं और एक्सोमोसिस क्या होते हैं। तो इंडोमोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू अ सेल इज कॉल्ड इंडोमोसिस। देखना क्या बोला है, कह रहा है कि जब बाहर से पानी केवल सेल के अंदर की तरफ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडोमोसिस बोलेंगे। लेकिन जब सेल के अंदर से पानी सब बाहर की तरफ निकल जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोमोसिस बोलेंगे। आगे बात करते हैं सेल वॉल इन प्लांट। अगर सेल वॉल इन प्लांट की बात कर लें तो सबसे पहली बात आता है कि द सेल वॉल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनिमल सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। बात किया जाए तो हम सिंपल सी बात जानते हैं कि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किससे किससे बना होता है सेल वॉल, तो सेल्यूलोज से बना होता है। कह रहा है कि गिव द रिजिडिटी स्ट्रक्चर एंड प्लांट सेल। कह रहा है कि ये क्या करता है, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और क्या करता है, तो प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फिर कह रहा है कि प्रोवाइड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑफ द प्लांट, और क्या करता है, तो प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इसको सपोर्ट का काम करता है। फिर आगे देख लो क्या बोला है, आगे बोला है ड्यू टू द सेल वॉल अ सेल ऑफ द प्लांट फंजाई बैक्टीरिया विथ स्टैंड द ग्रेटर ऑफ चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ द कंडीशन देन द एनिमल सेल। कह रहा है कि अगर हम बात करें तो जो सेल वॉल होता है प्लांट के अंदर बखूबी देखने को मिलता है, फंजाई के अंदर भी देखने को मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सेल के अंदर, ये कंडीशन या सराउंडिंग कंडीशन को मेंटेन करने में भी देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है, एनिमल सेल के छोड़ के। बात करें एग्जाम्पल में तो कह रहा है कि सेल वॉल इनेबल फॉर्म द सेल विथ स्टैंड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विदाउट द बस्टिंग। कह रहा है कि जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है, तो वो हाइपरटोनिक चीज़ों को मेंटेन कर, क्योंकि उसमें सिंक हो जाता है और इसको बस्ट नहीं होने देता, ये बचाने का काम करता है, सेल फटने नहीं देता है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोल रहा है कि द सेल वॉल द प्लांट इन मेनली कंपोज आप, तो हमें मालूम है कि सेल वॉल किसका बना हुआ है, मेनली कंपोज का मतलब होता है कि सेल वॉल बना किसका है, तो अभी हमने देखा था किसका बना है, सेलुलोज का बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या बोला गया, कंटेन द वेरियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड कैरी आउट द वेरियस फंक्शन इनटू द सेल। कह रहा है कि जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं सबका अपना अपना एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जिसमें एग्जांपल दिया गया है न्यूक्लियस भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है। गोल्गी अपरेटस क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है। लाइजोसोम क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, एक्सेट्रा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने भी अंदर चीजें दिखाई दे रही होंगी ये सब क्या है, सब के सब सेल ऑर्गेनेल है। समझ में आया। आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारा आता है इंडोसाइटेसिस। इंडोसाइटेसिस क्या होता है, तो ये चीजें अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। तो इंडोसाइटेसिस का मतलब देखो क्या करता है, बाहरी पार्टिकल को, फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर इंटर कराता है, इसी को हम इंडोसाइटेसिस बोलते हैं। तो फिर एक्सोसाइटेसिस किसको बोलेंगे, तो जब ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेता है, जो चीजें बच जाती हैं उनको बाहर कर देता है, उसको हम एक्सोसाइटेसिस बोलते हैं। ये चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो अमीबा के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, इतना याद रखिएगा। तो इंडोसाइटेसिस भी देख लेते हैं क्या होता है। कह रहा है इंडोसाइटेसिस इज द इन्विगेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स फॉलो बाय द पिंचिंग ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स बाउंडेड वेसल्स, दिस इज कॉमनली सिंस इन अमीबा। कहाँ देखने को मिलता है, अमीबा में। तो सिंपल से याद रखना, इंडोसाइटेसिस क्या होता है, किसी भी फूड पार्टिकल को अमीबा जब अंदर लेता है, इन्वायरमेंट से क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर लेता है, तो इसको हम इंडोसाइटेसिस बोलते हैं। और जब ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेता है पार्शियली, जब चीज़ें बच जाती हैं उसको बाहर करता है, उसको एक्सोसाइटेसिस बोलते हैं। इस पे भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच सेल टेकन इन द सबट्रांस फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। कह रहे हैं कि बताइए, जब कोई सेल बाहरी सबट्रांस को अपने अंदर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटेसिस बोलते हैं। अभी हमने देखा अगर निकाल रहा हो तब बॉडी के अंदर से तो क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटेसिस बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं न्यूक्लियस इन सेल। अगर न्यूक्लियस इन सेल की बात करें हम लोग, तो इसमें सबसे पहले आता है कि न्यूक्लियस
क्या है, तो बोला न्यूक्लियस इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सेल। जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते थे सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट वाले हम सीपीयू, आपने पढ़ा होगा, तो सीपीयू क्या था, ब्रेन होता था कंप्यूटर का। वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है उस सेल का ब्रेन कहलाता है। क्या बोलता है, प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सेल बोला जाता है, मतलब इसको भी हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं सेल का। फिर कह रहा है इट इज द बाउंडेड डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल विच ऑफ द कंटेंट। कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। ये याद रखिएगा, न्यूक्लियस कैसा होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। फिर बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, गुण और लक्षण छिपा होता है, सारी चीजें कैटेगरी इसी में होती हैं, जो भी हमारा लक्षण है। फिर कह रहा है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेंट ऑफ द पोर, उसमें क्या देखने को मिलते हैं, पोर देखने को मिलते हैं। अलाउ टू द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर एक छोटे छोटे पोर दिखाई देने मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद देखने के लिए मिलते हैं। वो क्या कराते हैं, तो किसी भी मटेरियल को सेल के न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में ले जाने का काम करते हैं। फिर कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेल इट इज द कंट्रोल ऑफ द वेरियस। कह रहा है कि एक सेल का ब्रेन कौन सा है, तो न्यूक्लियस होता है। एक सेल का ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या करता है, तो कंट्रोलिंग का काम करता है। फिर बात कर रहा है फंक्शन सच एज द सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। कह रहा है कि न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन होता है, तो सेल डिवीजन कराने का फंक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कराने का फंक्शन होता है, और इसके अंदर इनहेरिटेंस भी होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बाबू, इनहेरिटेंस जब पढ़ोगे तो गुण लक्षण इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होता है, कैरेक्टर के बारे में पढ़ना होता है, जीन, ये सारी चीजों के बारे में पढ़नी होती हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे और भी दिया गया न्यूक्लियस के बारे में। तो कह रहा है कि न्यूक्लियस कंटेन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस बना किसका होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल का बना होता है। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, तो डीएनए होता है। बात करते हैं यहाँ पे, तो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कंटेनिंग, क्रोमोसोम बने किसके होते हैं, तो डीएनए के बने होते हैं। अभी मैंने बताया डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर, बहुत सारी चीजें। अब क्रोमेटिन फाइबर के ऊपर क्या होता है, तो जीन, जीन के अंदर क्या होता है, फैक्टर, एलील, ये सारी चीजें वहाँ पढ़नी होती हैं। तो अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, क्लास 2 में सब पढ़ना है। बस ये जानो कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से डीएनए किससे बना होता है, तो ये क्रोमोसोम से मिलकर डीएनए बना होता है। कह रहा है डीएनए कैरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट ऑफ स्प्रिंग। कह रहा है कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल जो क्या करता है, एक पिता से एक बच्चे के अंदर हो जाता है, मतलब एक पेरेंट से उसके बच्चे के अंदर जाता है। जो गुण और लक्षण को ले जाने वाला काम कौन करता है, डीएनए ही करता है। फिर कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में बोला जाए तो प्रोकैरियोटिक कह रहा है कि लैक, कह रहा है कि ये लैक होता है, इसमें होता ही नहीं है। कह रहा है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द रीजन नोन एज न्यूक्लियाइड। तो इनका जेनेटिक मटेरियल किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल किस में पाया जाता है, तो न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक का डीएनए मटेरियल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक का कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियाइड के अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस देखने में कैसा होता है। तो न्यूक्लियस का फिगर यह है, देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये बीच में जो दिख रहा है ये यूकैरियोटिक का है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के देखो ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, पोर पाए जा रहे हैं। ये पोर क्या करते हैं, तो न्यूक्लियस से मटेरियल को उठाते हैं और साइटोप्लाज्म में ले जाके दे देते हैं, या साइटोप्लाज्म से मटेरियल को उठाते हैं न्यूक्लियस को दे देते हैं। फिर कह रहा है कि इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस एनवेलप बोलते हैं। कह रहा है कि इसके अगर न्यूक्लियस के आसपास कुछ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद साइड साइड ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोटीन मटेरियल बोलते हैं। और इसके ऊपर ये जो येलो कलर की चीजें दिख रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बाबू बात कर लें तो इसमें बोला इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड द रेगुलेट ऑफ द सेल साइकिल। कह रहा है कि जो इसकी फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस क्या करता है, जितना भी मेटाबॉलिज्म मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन एक सेल के अंदर चल रहा है सारा कंट्रोल किसका है, न्यूक्लियस के हाथ में है। फिर कह रहा है इसके साथ साथ रेगुलेट कराता है या कंट्रोल करता है सेल को। फिर कह रहा है कि और किस में ये हेल्प कराता है, तो कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। तो कह रहा है कि और क्या कराता है, तो न्यूक्लियस जो क्या कराता है, पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग मतलब उसके बच्चे में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कराता है, मतलब हेरिडिटी का ट्रांसफर कराता है, गुण और लक्षण का। गुण और लक्षण का जो ट्रांसफर कराने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। फिर कह रहा है कि सराउंडिंग बाय द न्यूक्लियर इन डेवलप। कह रहा है कि जो न्यूक्लियर होता है जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसको कौन कवर किया होता है, तो अभी हमने देखा उसको न्यूक्लियर इन डेवलप कवर किया होता है। और उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। वो पोर क्या कराते हैं, तो एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल कराता है। फिर कह रहा है कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस विच ऑफ द इन्वॉल्व इन द राइबोसोम।
सिंथेसिस। कह रहा है कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उसके ऊपर क्या इन्वॉल्व होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम सिंथेसिस पाया जाता है। राइबोसोम क्या कराता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। अब क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम बाउ कैसा दिखता है, तो क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, ऊपर को हम क्या बोलते हैं, टेलोमियर बोलते हैं। बीच में एक सर्किल सा पार्ट ऐसे दिखता है येलो कलर का, उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये जो नीचे वाले पार्ट में देखो ऐसे ऐसे करके कुछ लपेटा गया है, इसको क्या बोला गया है, क्रोमेटिन बोला गया है। और ये जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, तो ऊपर को हम क्या बोलते हैं, टेलोमियर, तो नीचे को भी क्या बोलेंगे, टेलोमियर ही बोलेंगे। ऊपर कैसा होता है, तो ऊपर का जो इसका आर्म दिखता है वो शॉर्ट होता है, छोटा देखने में होता है। नीचे वाला क्या होता है बाबू, लार्ज होता है। आगे बात कर लें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की जब अगर बात करते हैं तो कह रहा है ये क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट कहाँ पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कह रहा है कि ये किसका बना होता है, तो ये डीएनए का बना होता है, एसोसिएट बाय द प्रोटीन। और डीएनए किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, तभी तो राइबोसोम सिंथेसिस हम लोग अभी पढ़े हैं, यहाँ पाया जाता है। कह रहा है दे आर द प्रेजेंट ऑफ द थ्रेड, और ये कैसा देखने में होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। देखो इसमें थ्रेड है जो ये धागा जैसा दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, ये किसको क्या बोला है, क्रोमेटिन बोला है। तो कह रहे हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ द सेल क्रोमेटिन कंडेंस इन द मच थिकर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। कह रहा है कि जब यही क्रोमेटिन जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, एक क्रोमोसोम का निर्माण कर देते हैं। तो देखो ये बहुत सारे हैं इसे ऐसे करके, और ये क्या कर रहे हैं, एक क्रोमोसोम का निर्माण कर दे रहे हैं। इतना समझ में आ गया। फिर कह रहा है ह्यूमन सेल कंटेनिंग, कह रहा है कि ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो इसके अंदर कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, तो टोटल कितना पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो हैप्लाइड में कितने होते हैं, 23 पेयर में हो जाएंगे। अगर देखो ये टोटल की बात किया 46 है, लेकिन पेयर की बात करेंगे तो 23 पेयर पाए जाते हैं। ये सब आप 12 में पढ़ेंगे, जेनेटिक जब पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं क्रोमेटिन के बारे में। बाबू क्रोमेटिन क्या होता है, अभी हमने देखा क्रोमेटिन क्या होता है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेवरल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर। कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं, तो डीएनए। या डीएनए किसका बना होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। कह रहा है डीएनए कंटेन ऑफ द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है, तो डीएनए के अंदर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होता है जो एक पेरेंट से उसके बच्चे में जाता है। कह रहा है नीड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑरिजिन। यही आपका क्या है, देखो ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर ये दिखा रहा है कि क्रोमेटिन कैसा होता है। फिर ये क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर फिर आपस में जब ऐसे जुड़ जा रहे हैं, बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, तो ये डीएनए बना रहे हैं। डीएनए का ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो डबल हेलिक्स मॉडल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम और जीन में क्या डिफरेंट होता है। तो क्रोमेटिन की अगर बात करें, सॉरी क्रोमेटिन की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, फाइन नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेड किसका बना होता है, या तो डीएनए के या तो आरएनए का। और ये कंडेंस होते हैं किससे, ये कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। याद रखिएगा क्रोमेटिन जब बहुत सारे एक साथ आपस में मिलते हैं, अभी हमने देखा था, मान लो ये भी क्रोमोसोम है, ये भी है, ऐसे करके मान लो ऐसे ये हो गया, और ऐसे ये हो गया, बीच में एक ऐसा सिंबल। तो कह रहा है कि ये क्रोमेटिन सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। तो क्रोमोसोम क्या होता है, तो कह रहा है कि क्रोमोसोम ऑफ द मेडअप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल का क्रोमोसोम बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सेल के अंदर पाया जाता है। तो जीन क्या होता है, जीन आर फाउंड इन क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो याद रखना इनके ऊपर क्या पाए जाएंगे, जीन पाए जाएंगे। यहाँ पे ऐसे करके सबका अपना कोडिंग होता है, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। जीन का ही हमारे जब मेंडल साहब रिसर्च किए थे तो क्या बोले थे, जीन का, वो जीन नहीं बोले थे, उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने आया तो एलील नाम दिया था। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात कर लें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो कह रहा है साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल। क्या होता है, जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कह रहा है इट गिव द स्ट्रक्चर सेल एंड हाउस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। कह रहा है कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। और ये यहाँ पे दिया गया गिव द स्ट्रक्चर, और क्या करता है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और ये घर होता है, किनका घर होता है, तो ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सेल के अंदर उनका घर होता है, उसी में पाया जा रहा है। तो देखो ये जितने भी ये पार्ट खाली दिख रहा है, ये सब साइटोप्लाज्म है। ये टोटल इसके अंदर जितने भी भरे हुए सब साइटोप्लाज्म है। और इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर घर किनका है, सब सेल ऑर्गेनेल का।
अब कह रहा है ऑर्गेनेल क्या होते हैं, तो ऑर्गेनेल की बात करें तो ऑर्गेनेल बोला स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। कह रहा है ये किस में हेल्प कराते हैं, तो सेवरल फंक्शन, मतलब बहुत सारे अलग अलग काम कराने में हेल्प कराते हैं सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं अगला जो आता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें तो अभी हमने देखा था जो न्यूक्लियस के अगल बगल जो येलो कलर के सारी चीजें दिख रही थी वही क्या थी, हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये वाला जो पार्ट है, और ये बीच में हमारा क्या था, न्यूक्लियस था। तो अब बात कर रहा है, कह रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो कह रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ये भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। फिर कह रहा है कि ये क्या कौन सा रोल प्ले करता है, तो कह रहा है कि ये इंटरएशन रोल को प्ले करता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कितने भाग में बांट कर रखा है, इसको भी हमने दो भाग में बांट कर रखा है। पहला आता है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा आता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा जो रफ होता है, रफ इसमें कौन सा है, तो देखो जिस पे राइबोसोम ऐसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये सब क्या है, राइबोसोम है। तो जिस पे राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, रफ है। और जिस पे राइबोसोम नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखो ये पीले वाले जितने हैं इस पे राइबोसोम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आगे बात करते हैं तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो कह रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वन ऑफ हैव द राइबोसोम ऑन देम, कह रहा है कि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है कि राइबोसोम मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो कह रहा है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो याद रखिएगा जो हमारे राइबोसोम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बने होते हैं। फिर बात कर रहा है दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कह रहा है कि जहां भी, सिंपल सा बात है दिमाग में याद रखिएगा, जहां भी राइबोसोम पाया जाएगा ये क्या बनाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। फिर कह रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, तो कह रहा है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं हम स्मूथ की। अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ क्या होता है, तो बोल रहा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। कह रहा है कि नॉट इन्वॉल्व ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है और ईआर के पास राइबोसोम प्रेजेंट है। रफ वाले के पास क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए वो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, लेकिन स्मूथ वाले के पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कराता है। कह रहा है दे आर हाउ एवर इन्वॉल्व द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस मॉलिक्यूल, लेकिन कह रहा है कि और ये क्या कराता है, ये भी हेल्प कराते हैं, लेकिन किस में, लिपिड का फॉर्मेशन में, लिपिड का मेटाबॉलिज्म में, और डिटॉक्सिफिकेशन पॉइजनस मॉलिक्यूल, जो मतलब पॉइजनस मॉलिक्यूल होते हैं सेल के अंदर उनको क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करा देता है। अगर पॉइजनस वाला है तो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करा देते हैं। और क्या करते हैं, तो लिपिड का। तो याद रखिएगा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का सिंथेसिस कराता है, तो याद रखिएगा लिपिड का सिंथेसिस कराता है। और हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसका सिंथेसिस कराता है, तो वो प्रोटीन का कराता है। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं दोनों के डिफरेंट में। दोनों के डिफरेंट की बात करें तो हमें मालूम है कि स्मूथ कैसा दिखता है, लुकिंग द स्मूथ, ये स्मूथ को आप देखिए। और यहाँ भी कह रहा है कि रफ वाले को देखिए, तो ये रफ वाला जो आपका ब्लू कलर वाला ये टोटल क्या है, रफ वाला है। कह रहा है कि इसमें क्या बोला है, तो जो ईआर हमारा एसईआर, देखो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसईआर होता है। कह रहा है कि ये हेल्प कराता है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूलर लिपिड, तो किसका मैन्युफैक्चरिंग कराता है, या तो फैट का या तो लिपिड का। लेकिन वही बात करें हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, तो कह रहा है कि इस पे क्या अटैच होते हैं, तो इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम ये क्या कराते हैं, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं। ये नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ईआर। फंक्शन ऑफ ईआर की बात कर लें तो कह रहा है कि ये क्या होता है, एक लौता ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो सेवरल चैनल
फॉर्म द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन टू द साइटोप्लाज्म बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कह रहा है कि ईआर एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो क्या कराता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करा देता है। इट आल्सो द फंक्शन, कह रहा है कि और क्या ये फंक्शन करता है, तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क करा देता है, प्रोवाइड द सरफेस सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी, इट फॉर्म ऑफ इंडो स्केलेटन ऑफ द सेल। इसको क्या बनाता है, तो इंडो स्केलेटन ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर देता है। फिर कह रहा है कि और किस में ये हेल्प कराता है, तो ये हेल्प कराते हैं फैट को बनाने में, फैट और प्रोटीन, स्टेरॉयड एंड क्लोरोप्लास्ट। तो हमें मालूम है फैट और प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन में कौन आ जाएगा, हमारा RER हो जाएगा। लेकिन वही बात करें स्टेरॉयड, स्टेरॉयड क्या होता है, एक तरह का लिपिड होता है, तो ये SER बना रहा होगा। वैसे ही हम बात करें फैट का अभी हमने देखा, ये भी कौन होगा, SERE होगा। और हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ये भी फैट में ही आता है, तो इसको भी कौन बना रहा होगा, SERE बना रहा होगा। फिर कह रहा है SER प्ले सर्कुलर रोल ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस प्रोडक्ट। कह रहा है कि और क्या करता है, तो SER जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं तो ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करा देता है, चाहे और भी जो भी पॉइजनस प्रोडक्ट होते हैं उसको क्लीन करने का काम करता है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड प्रोड्यूस बाय ER यूजिंग द प्रोड्यूस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आगे बात करते हैं गोल्गी अपरेटस क्या होता है, तो गोल्गी अपरेटस का कुछ फिगर ऐसा दिखाई देता है, आप देख रहे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर। और देखना ये जो सामने वाला जो धंसा हुआ पार्ट है, ये वाला, ये धंसा हुआ जो पार्ट है, इधर से लग रहा है कि दबा हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज। और जो उठा हुआ पार्ट है, पतला फेज है, उसको क्या बोलते हैं, सिस फेज। तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म व्हीकल्स। और ये हमारा क्या होती हैं, सिस्टेन होती हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, लेकिन इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 11th पे पढ़ना है आपको। फिर बात करते हैं कि गोल्गी अपरेटस आखिर होता क्या है, तो कह रहा है कि गोल्गी अपरेटस इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या है, तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, मतलब इसमें से क्या होता है, एक तरफ से मतलब ये क्या होता है, प्रोटीन का पैकेजिंग कराता है और लिपिड का पैकेजिंग कराता है। मान लो अगर कोई यहाँ पे प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है, और ये हमारा कोई लिपिड का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे से यहाँ से इंटर करते करते जाएंगे और यहाँ से पैकेजिंग होके बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या कराता है, पोस्ट ऑफिस का काम करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये क्या कराता है, तो दे पैकेजिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कराता है, प्रोटीन का पैकेजिंग का काम करता है। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस। फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस की बात करें तो पहला इसका फंक्शन क्या आता है, इंक्लूड ऑफ द स्टोरेज, स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, और बहुत सारी चीज़ों का सेक्रेशन का काम करता है। फिर ये प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ इन वेसल, और ये किसका प्रोडक्ट होते हैं, सारे वेसल के प्रोडक्ट होते हैं। फिर कह रहा है इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, और ये किस में इन्वॉल्व होता है, तो लाइजोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। और क्या करता है, ये सेक्रेटिंग, इनका नेचर कैसा होता है, सिक्रेशन वाला होता है, कुछ ना कुछ सिक्रेट करते रहते हैं। फिर कह रहा है कि हेल्प किस में हेल्प कराता है, तो मेलेनिन सिंथेसिस में। आपको मालूम होगा मेलेनिन नामक एक केमिकल रिलीज होता है जो यूवी रो से प्रोटेक्ट कराता है। ये भी कहाँ से सीक्रेट हो रहता है, ये हमारे गोल्गी ऑपरेटस से सीक्रेट होता है। फिर कह रहे हैं इन्वॉल्विंग ऑफ द सिंथेसिस इन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो। आगे बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के बारे में, अब इतना पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि द गोल्गी ऑपरेटस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर, गोल्गी ऑपरेटस किस में रिस्पॉन्सिबल है, एनर्जी प्रोडक्शन में, ये गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस में गलत है। लिपिड सिंथेसिस में गलत है, क्योंकि हमें मालूम प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करा रहा था, RER करा रहा था, और लिपिड का सिंथेसिस देखें तो SER करा रहा था। एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो किसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। मॉडिफाइंग करता है, स्टोरिंग करता है, और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं लाइबोसोम की। अगर हम लाइबोसोम की बात करें तो लाइबोसोम क्या होता है, तो कह रहा है दे आर द टीनी मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं, टीनी मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको वेसिकल कंटेनिंग ऑफ पावरफुल होता है, डाइजेशन ऑफ इंजाइम पाए जाते हैं इसमें, मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत पावरफुल इंजाइम पाए जाते हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और इसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। कह रहा है कि लाइजोसोम और क्या करता है, तो लाइजोसोम कहाँ एब्सेंट होता है, तो RBC के अंदर नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि लाइजोसोम सिंथेसिस बाय द गोल्गी बॉडी, कहाँ से सिंथाइज होते हैं, तो गोल्गी बॉडी से सिंथाइज हो जाता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और कह रहा है कि ये कैसे बने होते हैं और क्या चीज़ का सिंथेसिस करते हैं, तो RER का करते हैं।
आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन की बात करें तो देयर फंक्शन, इसमें क्या क्या होते हैं, तो फेगोसाइड होता है, ये क्या करता है, खुद अपने ही सेल को मार के खाने का क्षमता रखता है, डाइजेस्ट कर लेता है। कह रहा है दे आर द काइंड ऑफ द वेस्ट डिपोजर ऑफ द सिस्टम, कह रहा है कि जितने भी सेल के अंदर खराबियां होते हैं, जो खराब चीजें होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। डिस्पोजल मतलब गार्बेज, एक जैसे होता है ना, कूड़ा खाना होता है। फिर कह रहा है दे हेल्प, ये किस में हेल्प कराता है, तो डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल ऑफ द सेल, कोई सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल इंटर कर गया है तो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा, जिसके हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम लाइसोसोम का क्या होता है, तो सुसाइडल बैग होता है। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, कि क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फेगोसाइट होता है, मतलब अपने इस सेल को जिस सेल को मरने का मन करता है वही एंट्री करता है, यहाँ मर जाता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है उसमें क्या करता है, इसको किल करने का काम करता है, डैमेज करने का काम करता है। कह रहा है कि लाइसोसोम क्या होता है, बस्ट हो जाते हैं, दे आर द एंजाइम ऑफ द रिलीज एंड द साइटोप्लाज्म दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारा लाइसोसोम क्या होता है, बस्ट हो जाता है और साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, तो क्या करता है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना, जो इसके एंजाइम होता है क्या करते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। आगे बात करें तो कह रहा है कि विच ऑर्गेनेल कंटेनिंग एंजाइम द डाइजेस्टिव ओन आउट ऑफ द सेल पार्ट ऑफ द पार्टिकल, कह रहा है बताइए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर इतने पावरफुल एंजाइम पाए जाते हैं कि जो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो लाइसोसोम अभी हमने पढ़ा है। आगे बात करते हैं माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल यूकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलता है, एक्सेप्ट ऑफ द मैमेलियन, आरबीसी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। देयर आर आल्सो ऑफ द एब्सेंट, और ये कहाँ एब्सेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है। इट वाज द फर्स्ट किलो लाइक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा दिखता है, तो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखता है। और ये कब खोजी हुआ था, 1880 में हुआ था। कह रहा है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ बैटरी का काम करता है, क्योंकि एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है। और ये कैसा होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। फिर कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन से बना होता है। फिर कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड इनसाइड होता है, चेंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, केस्टिया बोलते हैं। कह रहा है कि माइक्रोकांडिया के अंदर क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, इसीलिए क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करा लेता है और इसके साथ साथ ये क्या बना लेता है, तो एटीपी का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये आपका फिगर है माइक्रोकांडिया का, देख लीजिएगा माइक्रोकांडिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑर्गेनेल इन नोन एज ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल। हमको ऑलरेडी मालूम है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइक्रोकांडिया को बोलते हैं। माइक्रोकांडिया के बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, फंक्शन ऑफ माइक्रोकांडिया। इसका फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये एटीपी का फॉर्मेशन खुद कर लेता है और स्टोर करने की क्षमता होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। कह रहा है कि एनर्जी करेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। कह रहा है कि ये क्या होता है, ये साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, जैसे क्रेब साइकिल आपको 11 में पढ़ना है, जिससे क्या बनाते हैं, हम एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। आगे बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड की बात करें तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जो फाउंड पाया जाता है किसमें, प्लांट सेल के अंदर। कह रहे हैं बिसाइड बीइंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड रिमोम्बिक इन द प्लांट सेल, दे आर द अकरिंग ऑफ द वेरियस शेप एंड लाइक ऑफ द एल्गी। कह रहा है कि आप इजीली देख सकते हैं एल्गी के अंदर वेरियस शेप होता है, जिसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा किस शेप में आते हैं, तो यू शेप, स्पाइरल शेप, कोलाइडर शेप, रिबन शेप एक्सेट्रा। कह रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब बात करें प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड भी कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा, इसको भी हमने कितने भाग में बांटा है, तो 3 भाग में बांटा है। पहले क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं ग्रीन कलर का शो करता है, और ग्रीन कलर होने की वजह से प्लांट क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। क्रोमो मतलब होता है कलर, याद रखिएगा, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, जिसमें क्या होंगे, पिगमेंट सिंथेसिस कराएगा। और ल्यूको का मतलब होता है स्टोरेज, तो ये क्या कराता है, स्टोरेज का काम कराता है। आगे देख लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट किसको बोलते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट पहले जान लो कि व्हाइट कलर का होता है, या तो कलरलेस होता है, ये प्लास्टिड में ही आता है। कह रहे प्राइमरी फंक्शन आता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट किस किस चीज का स्टोर करता है, स्टार्च का, ऑयल का और प्रोटीन का। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये कलर्ड होता है, और इसमें क्या होता है, तो एक्सेप्ट ऑफ द ग्रीन, ग्रीन के अलावा सारे कलर किस में आ जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में आ जाएंगे। इम्प्रोट ऑफ द कलर, जिसमें फ्रूट के अंदर आप देखते हो, और या
फ्लावर के अंदर आप देखते हो। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, और ये फाउंड कहाँ पाया जाता है, तो अर्लियर प्लांट पार्ट में पाया जाता है, और ये क्या कराता है, फाउंड ओनली द प्लांट सेल। ये किस में हेल्प कराता है, तो ये हेल्प कराता है फोटोसिंथेसिस में। और मालूम है कि फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या बनता है, खाना बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल बोलते हैं प्लांट का। आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट ऑफ द सेल। तो हमें मालूम है कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमें मालूम है ये किस में होता है, तो अभी हमने देखा था किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। आगे बात कर लेते हैं वैक्यूल। वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बोला गया, स्टोरेज सेक ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। कह रहा है कि वैक्यूल के अंदर क्या होता है, तो ये क्या करता है, वेस्ट वाटर को स्टोर करता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट, कुछ बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो इसमें आके स्टोर हो जाते हैं, और जितनी भी सेल के अंदर गंदगी होती है सब इसी में आके स्टोर हो जाता है। और ये सेल, एक प्लांट सेल का सबसे बड़ा क्या होता है, पार्ट होता है वैक्यूल, याद रखिएगा। एनिमल सेल में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है, ये जरूर दिमाग में रखिएगा, लेकिन प्लांट सेल में सब में पाया जाएगा। अब बात करते हैं किस में हेल्प कराता है, कह रहा है मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। जो ऑस्मेटिक प्रेशर सेल के अंदर क्रिएट होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये स्टोर करता है टॉक्सिसिटी मेटाबॉलिज्म ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड शुगर प्रोटीन एक्सेट्रा इन प्लांट। कह रहा है प्लांट के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको सबको स्टोर करने का काम कौन करता है, तो वैक्यूल करता है। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें मालूम है कि फ्लूइड, देखना, फ्लूइड फुल सेक फाउंड इन द प्लांट द स्टोरेज ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, अभी हमने देखा था वैक्यूल बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं राइबोसोम की। अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को देखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या कराता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। और फ्री फ्लोटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री ऐसे फ्लोटिंग करते हुए नजर आते हैं। और कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमने देखा था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में फ्री भी पाए जाएंगे और रफ इंडोप्लाज्म के ऊपर अटैच भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है राइबोसोम के ऊपर, कह रहा है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहा है बताइए सेल के अंदर वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, तो अभी हमने देखा राइबोसोम। आगे बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ द सेल। फंक्शन ऑफ सेल की बात करते हैं, इसमें आता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुली एंड होमोस्टेसिस। ये आपका टॉपिक मतलब आपके बुक में तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग ऑन द सेल। एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कह रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। कह रहा है किसी भी सेल का नंबर बढ़ जाए या साइज बढ़ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं या तो डेवलपमेंट बोलते हैं। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, तो कह रहा है सेल डिवीजन, माइटोसिस या मियोसिस, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। कह रहा है इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब एक सेल से दो सेल हो जा रहा है बाय द माइटोटिस प्रोसेस या म्यूसिस प्रोसेस, या किसी सेल के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है या रिपेयरिंग देखने को मिल रही है, या उसके एक सेल से दो सेल बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टिमुली, कह रहा है कि किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजिंग के कारण प्लांट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं। होमोस्टेसिस क्या होता है, मेंटेन ऑफ द एबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल इंटरनल इन्वायरमेंटल। कह रहा है कि जो जैसे जैसे हमारा मौसम चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, अगर उसी चीज को हमारे प्लांट अडॉप्ट करते जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हेमोस्टेसिस बोलते हैं। बात करते हैं फ्रॉम बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। कह रहा है कि अगर कंपेयर हम करें प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, तो पहले ही देख लो यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट होगा अगर एनिमल सेल की बात करें तो, और यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा प्लांट सेल की बात करें तो। इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर एंड लेयर ऑफ द प्रोवाइडिंग ऑफ द रिजिडिटी सेल। इसमें भी क्या होगा, सेल वाल आउटर लेयर ऑफ द गिवन है द रिजिडिटी ऑफ द सेल, दोनों में सेम रहता है। वैक्यूल कहा जाता है, इसमें क्या हो सकता है, स्मॉल साइज के पाए जाएंगे, पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बिग साइज के वैक्यूल पाए जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब कलर, क्लोरोफिल, ये सब चीजें पाई जाएंगी, तो एनिमल में नहीं पाया जाता है लेकिन प्लांट के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे बात करें न्यूक्लियस लाई द सेंटर, यहाँ पे सेंटर में पाया जाता है लेकिन यहाँ पे सेंटर में नहीं पाया जाएगा, एक साइड पे पाया जाएगा क्योंकि इसमें वैक्यूल होता है। फिर कह रहा है कि लाइवोसोम की बात करें, ऑलवेज प्रेजेंट ऑफ द एनिमल सेल, लेकिन लाइवोसोम आर रेट, इसमें रेयर केस में पाया जाता है क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ में तो उसमें जो हम लोग टिश्यू में पढ़े थे क्या, मैस्मेटिक टिश्यू, उसमें ये नहीं पाया जाता था लाइवोसोम वाला। फिर बात कर रहा है कि इसमें रिजर्व ऑफ द फूड यूजली ऑफ द ग्लाइकोजन। कह रहा है कि एनिमल के अंदर फूड किस में रिजर्व होता है, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो जनरली इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। आगे बात करते हैं सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन की हम बात कर लें तो हमें मालूम है सेल डिवीजन से क्या होता है, तो नया सेल का निर्माण होता है। कह रहा है फॉर्म ऑफ द ओरिजिन ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्डर ऑफ द ग्रो इन द रिप्लेस
ओल्ड, डेड एंड इंजरी सेल। कह रहा है कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, अगर इसकी भी बात कर लिया जाए थोड़ा बहुत, तो कह रहा है कि रिप्लेस करने के लिए, जैसे कुछ सेल पुराने हो जाते हैं तो वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमें नए सेल की जरूरत होती है, इसलिए भी हम सेल डिवीजन जरूरी है। या कोई सेल मर जाता है, उसको भी, उस सेल को हटाने के लिए भी क्या चाहिए, सेल डिवीजन करना जरूरी होता है। या कोई सेल रेप्चर हो जाता है, उसको भी ठीक करने के लिए सेल डिवीजन ही करना पड़ता है। फिर कह रहा है कि उसके साथ साथ बोला है एंड द फॉर्म ऑफ द गैमेट रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। इसके साथ साथ जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें भी जो गैमेट ट्रांसफर होता है उसको भी बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल डिवीजन ही चाहिए। कह रहा है द प्रोसेस बाय विच ऑफ द न्यू सेल मेड ऑफ द कॉल्ड मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। कह रहा है कि जिस प्रोसेस से हम नए सेल का निर्माण करते हैं या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। कह रहा है ये भी कितने टाइप के होते हैं, सेल डिवीजन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है माइटोटिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो याद रखिएगा माइटोटिस और मियोसिस में क्या डिफरेंट होता है। तो आगे चलिए देख लेते हैं इसको भी। हम बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस बोला है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवीजन होता है, विच द मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड इन द ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ज्यादातर सेल क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के बाद से डिवाइड कर जाते हैं, उसी को माइटोसिस बोलते हैं। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द ईच ऑफ द सेल इज कॉल्ड मदर सेल डिवीजन इन द फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर ऑफ द सेल। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, देखो एक सेल है और एक सेल जब ग्रोथ किया, जब पूरा ग्रोथ किया तो कितने बना दिया, दो सेल बना दिया। तो याद रखिएगा अगर ये सेल 46 क्रोमोसोम का है, ये भी सेल 46 का है और ये भी सेल 46 का है और ये भी 46 का है, यानी ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है और ये भी 2n है। तो याद रखिएगा माइटोटिस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी चीज आधा नहीं होता है, जितना पेरेंट में होगा उतना ही उसके डॉटर सेल में भी होगा। और ये क्या होता है, एक सेल से दो सेल का निर्माण करता है, जिसको अगर मान लो ये क्या है, ये पेरेंटल सेल मान लिए, इसको भी पेरेंटल सेल मान लिए, और इसके प्रोजनी क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग, ये दोनों सेल हो गए। ये क्या लिखा गया, 2n डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द मदर सेल। तो कह रहा है कि क्या है, ये भी 46 है, ये भी 46 है, तो ये भी दोनों 46 के ही होंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कह रहा है कि इट हेल्प ऑफ द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि माइटोटिक डिवीजन होता है तो आखिर किस में हेल्प कराते हैं, तो ये ग्रोथ में हेल्प कराते हैं और रिपेयरिंग में हेल्प कराते हैं अगर कोई सेल रैप्चर हो गया तो। आगे बात कर लेते हैं मियोसिस की। अगर मियोसिस की बात करें तो इसमें सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसमें रिप्रोडक्शन में ये हेल्प कराते हैं। रिप्रोडक्शन में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट को हो, उसमें ये हेल्प कराते हैं। इसमें क्या करते हैं तो देखना, ये एक सेल है, एक सेल से फिर ये फर्दर ग्रोथ करेगा, यानी ये भी 46 का है और ये भी 46 का है, लेकिन ये जैसे ही इधर आएंगे ये क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा और ये भी 23 का हो जाएगा, और इनका भी जो टूटेगा तो ये भी 23 का होगा, ये भी 23 का होगा, ये भी 23 का होगा और ये भी 23 का होगा। तो ये देखना, ये 2n हो गया, ये भी 2n हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, n हो गया, ये भी क्या हो गया, n हो गया, हैप्लॉइड हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। यही बात यहाँ पे बोला होगा। कह रहा है कि ये भी क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, गिव एराइज द ऑफस्प्रिंग, दे द डिवाइड इन द डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। इन्वॉल्व द टू कंस्ट्रक्टिव डिवीजन। कह रहा है व्हेन द सेल डिवीजन मियोसिस प्रोड्यूस बाय द 4 न्यू सेल। याद रखिएगा हमने माइटोसिस में क्या देखा था, केवल और केवल 2 ही सेल का निर्माण हो रहा था, मतलब एक सेल से टूट रहे थे तो बस 2 ही सेल बन रहे थे। लेकिन कह रहा है कि मियोसिस प्रोसेस से कितने सेल बनेंगे, तो 4 सेल बनेंगे। कह रहा है इंजेक्ट 2 ऑफ द न्यू सेल ओनली ऑफ द हाफ ऑफ द नंबर। तो जो 2 सेल बनता है तो कितना होता है, हाफ से हो जाता है। जैसे मान लो ऊपर वाला पैरा कितना था, 46 का, 46 का, तो जैसे ही ये 2 लोग बने तो क्या हो गया, 23 का और 23 का, यह हाफ हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। कह रहा है क्रोमोसोम डेट द मदर सेल, तो इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। आगे बात करते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंट में। तो देखो माइटोटिस डिवीजन में क्या है, ये पेरेंटल सेल है, फिर ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होने के बाद से ये 2 भाग में टूट जा रहा है। तो ये हमारा 46 का है, तो ये भी हमारा 46 का है, ये भी 46 का है और ये भी 46 का है। तो ये भी क्या हुआ, 2n का ही है, ये भी हमारा 2n का ही है, ये भी हमारा 2n का ही है और ये भी हमारा 2n का है। इसमें कोई बेसिक डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे 2 न्यू डॉटर सेल बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही मियोसिस प्रोसेस की बात करें तो ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल फिर ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद से यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है तो सुनना, ये क्या होता है, 46 का होता है, ये भी 46 से होता है। जैसे ये डिवाइड होता है तो ये आधा हो जाता है, 23 का हो जाता है। ये भी अब ये टूटेगा तो ये भी क्या होगा, 23 का होगा, इससे हाफ नहीं कर सकते हैं। ये भी 23 का हो जाएगा, ये भी 23 का हो जाएगा और ये भी 23 का हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 2n हो गया, मतलब ये डिप्लॉयड हो गया, ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन ये क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया, केवल n बच गया।
ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, और ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, और ये भी n हो जाएगा। और ये आप इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे आप जब आप क्लास 12 पढ़ेंगे या 11 पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन के बाद से हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा, पूरा चैप्टर तो हम पढ़ ही लिए, अब कह रहे कि बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं है। तो रिप्रोडक्शन है, हमें मालूम है, एक सेल से 2 सेल बना रहा है तो रिप्रोडक्शन कर रहा था, ग्रोथ भी हो रहा था। फिर हमने देखा था रिस्पायरेशन भी करते हैं अगर लिविंग है तो, लेकिन मूवमेंट की बात अभी हमने कहीं नहीं की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा मूवमेंट होगा। और ये आपका चैप्टर आज होता है खत्म। वन शॉट में हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आगे आपको जिस भी चैप्टर पे अगर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।